नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। उमेश पाल हत्याकांड के करीब पौने 2 महीने बाद इस हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम दोनों को यूपी एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन अब इस एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है, राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को मजहबी रंग देते हुए इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है और इसकी जांच की मांग की है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अविनाश सिंह। नमस्कार अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। प्रणाम मैम, नमस्कार सभी को, आपको, आपके दर्शकों को। ये बताइए कि एक माफिया ने सरेआम अपने गुर्गे भेजकर, अपना बेटा भेजकर 2 पुलिसकर्मियों को सड़क पर मरवा दिया, एक गवाह की हत्या करवा दी जिसका पहले अपहरण भी किया था। और जब उसके गुर्गों को बहुत टाइम मिला कि वो सरेंडर कर दें, हथियार डाल दें, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन पर इनाम घोषित किया गया और अब जब वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं तो इस मामले में मजहब तलाशा जा रहा है। तो मजहब बीच में कहां से आ गया? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति और जिन लोगों ने इन लोगों को पाल पोस करके बड़ा किया, अतीक अहमद कोई आज का गुंडा नहीं है मैम। अगर आप याद करें, आप तो पत्रकारिता में बड़े जगह पे काम किए हैं। 4 दशक पुराना ये अपराधी है। 4 दशक मतलब 40 साल। 40 साल से इसकी अपराध की दुनिया रही है वहां पे। और प्रयागराज या पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है कि माफिया नहीं है। इन माफियाओं को पलवित किया, पोषित किया किसने? समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने। माननीय बनाया इन लोगों ने टिकट दे करके, इनके परिवार के लोगों को माननीय बनाया। और अपराधी सिर्फ अतीक नहीं है, अतीक के 5 बेटे हैं। 2 नाबालिग हैं, वो भी अपराधी हैं। और जो 3 बालिग हैं, एक एक पे 30-30, 40-40 अपहरण के, जमीन कब्जा करने के, हत्या के प्रयास के मुकदमे चल रहे हैं। पत्नी पे भी इनाम घोषित है। इसके दामाद, इसका बहनोई, इसका भाई, इसके भाई का दामाद, ये सब मतलब पूरा एक बड़ा नेक्सस है। अतीक परिवार में अतीक अपराधी नहीं था केवल, अतीक पूरे कुनबे को अपराधी बनाया था। और एक तरीके से सत्ता और सल्तनत चलती थी बहुत अच्छे से। अगर किसी को याद हो तो याद करेगा, 90 के दशक में ये हालत था। और ये जब तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे वर्चस्व रहा उत्तर प्रदेश में, ये स्थिति थी कि जब इसको टिकट देती थी पार्टियां, तो इसके अगेंस्ट में दूसरी पार्टी से कोई टिकट मांगने नहीं जाता, सिंबॉलिक तौर पे लोगों को लड़ाया जाता। इस अपराधियों का अगर किसी को पता चल जाता था कि ये अपराधी का संबंध अतीक अहमद से है, तो न्यायालयों में कोई वकील अगेंस्ट में मुकदमा नहीं लड़ता था। अगर किसी ने हिम्मत कर दी तो वह मारा गया, धमकाया नहीं गया, मारा गया, या तो उसको खरीद लिया गया। ये स्थिति थी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मन घड़ंत कहानी है, इसको बनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं मैम, अतीक, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो अतीक से 700 करोड़ की सरकारी संपत्ति को छुड़वाया गया। तो ये 700 करोड़ की सरकारी जमीन किसके कहने पे कब्जा करके रखा था? आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार शामिल नहीं थी? अब सरकार की जमीन, और वो भी छोटा मोटा टुकड़ा कोई हो, गांव में कोई ग्राम समाज की जमीन कब्जा कर ले, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप इलाहाबाद जैसे शहर में, आप प्रयागराज जैसे शहर में मेन मार्केट के पास अच्छी लोकेशंस पे और बड़ी मात्रा में जमीनें कब्जा करके वहां पे कॉम्प्लेक्स बना देना, वहां पे अपने लोगों को बसा देना, ये सब सारा काम इस अपराधी ने किया था। उसके बाद इसका महिमा मंडन। और महिमा मंडन क्यों, मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक 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 बहुत कंफ्यूजन है मैम, आपने भी टीवी और मीडिया के माध्यम से सुना होगा। योगी आदित्यनाथ पे पिछले चुनाव में एक आरोप था। अब ये धार्मिक एंगल ढूंढ रहे हैं, तब जातिगत आरोप था।
जब एक बहुत बड़े अपराधी विकास दुबे की इनकाउंटर में हत्या होती है और फिर उसके बाद उसके लोगों की हत्या होती है, फिर वो भागता है, मध्य प्रदेश से आता है, गाड़ी पलटती है उसको लेकर के कि योगी ठाकुर है या ब्राह्मणों की हत्या करवा रहा है। इसी प्रदेश में इसी विपक्षी पार्टियों ने उठाया, जबकि उसी इनकाउंटर में 8 ब्राह्मण पुलिस कर्मी भी मारे गए थे, उनपे कोई आंसू बहाने वाला नहीं मिला। इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया रोज विकास दुबे की पत्नी को दिखाता था कि इसका क्या अपराध था, इसका क्या अपराध था, इसको क्यों जेल में भेज दिया गया। मैं अगर 500 रुपए चुरा करके कहीं से लाता हूं, किसी का जेब काट करके लाता हूं, किसी की हत्या करके लाता हूं, और मेरी पत्नी बैठ करके मजे से रसगुल्ला खाती है और पार्क घूमती है, ज्वेलरी बनवाती है, तो उसको नहीं पूछना चाहिए कि मेरा पति पैसा कहां से लेके आ रहा है। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि उसकी पत्नी हो सकता है अपराधी ना हो, लेकिन अपराध जानने के बाद भी उस पर बात न करना, उसको रोकना नहीं, पुलिस को सूचना न देना, यह भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक चीज, आपने आज तक किसी ने नहीं कहा कि मुकेश ठाकुर जो था आगरा का 50,000 का इनामी, उसको क्यों मारा। वो भी ठाकुर था, योगी भी ठाकुर थे। जबकि एक संत परंपरा में एक बात कही जाती है कि जब आदमी संत हो जाता है, भगवा चोला धारण कर लेता है, तो सनातन का हो जाता है, उसकी कोई जाति नहीं बचती। इवन योगी आदित्यनाथ अपने पिता के जगह पे अपने गुरु को अपना पिता मान करके उनका नाम लिखते हैं। वो योगी सिंह चौहान नहीं लिखते हैं या ठाकुर नहीं लिखते हैं, गोत्र नहीं लिखते हैं, वो योगी लिखते हैं। उसके बाद भी आरोप लगाया गया। लेकिन इस प्रदेश में 17 ब्राह्मण अपराधियों की जहां हत्या हुई, इनकाउंटर हुआ, वहीं पे 23 ठाकुरों का भी इनकाउंटर हुआ, लेकिन वो सत्ता को सूट नहीं करेगा, उस पर बात करना सूट नहीं करेगा, तो बात कौन करेगा। और मैं बता दूं 197 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जाकर के आरटीआई लगाइए, आरटीआई के माध्यम से निकालिए और कोर्ट जाइए, वेरीफाई करवाइए कि सही है कि नहीं सही है, जिसमें से मात्र 78 मुसलमान हैं, बाकी सब हिंदू हैं। क्यों नहीं राजनीति होती है इस पे, उस पर राजनीति क्यों नहीं होती है। क्योंकि वो एजेंडे को सूट नहीं करता ना, इनके एजेंडे को तो सिर्फ यही सूट करता है कि असद की हत्या कैसे हो गई, असद का एनकाउंटर करवा दिया गया, फेक एनकाउंटर है। अब देखो ना, अखिलेश यादव भी तो यही राग अलाप रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, मायावती कह रही है, ये तीनों इसमें मजहब का एंगल ही तो ढूंढ रहे हैं। इनको ये याद नहीं आ रहा है कि जब सरेआम बाजार में उमेश यादव की हत्या की गई तो 2 पुलिसकर्मी भी उसमें शहीद हुए थे, उनकी बात कोई नहीं कर रहा, उनकी पत्नियों की बात कोई नहीं करता, उनके बच्चों की बात कोई नहीं करता है। लेकिन अब असद के साथ गुलाम मारा गया है, तो भाई ये तो एनकाउंटर फेक हो गया। अब इसके लिंक को मैं जोड़ देता हूं। जब राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल की हत्या होती है, तो उमेश पाल की हत्या में एक गुलाम नाम का व्यक्ति था जो बम चला रहा था, और असद डायरेक्ट गोली चलाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। अखिलेश यादव के द्वारा ये लोग पाले हुए लोग हैं। अखिलेश यादव ने जब बहस की उस हत्याकांड पे, देखिए अखिलेश यादव के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये जितने पैतृक पॉलिटिशियन है ना, इनके साथ दिक्कत है कि इनका होमवर्क अच्छा नहीं होता है। इन्होंने कहा कि योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी चर्चा है, और विधानसभा में घेर लेते हैं, राज्यपाल की हत्या हो गई, इन्होंने विधानसभा में घेर लिया। विधानसभा में घेर लिया तो योगी जी का एक फेमस वाक्य था जो पूरे देश भर में नहीं, विदेशों तक में फेमस हुआ, पाकिस्तान तक में भी चला, वायरल हो गया वो, याद रखना मैं इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। ये वायरल हुआ। अखिलेश यादव ने कहा क्या लॉ एंड ऑर्डर है, वहां हत्या हो गई, ये नहीं हो रहा, सब खराब है। तो अतीक की बहन ने जब एसटीएफ लग गई, एसटीएफ ढूंढने लगी, सारी कार्रवाई होने लगी, तो अतीक के बहन का स्टेटमेंट निकाल करके देखिएगा, उसने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस कि योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर नहीं करते, अखिलेश यादव ने उनको उकसाया है। जब अखिलेश यादव ने उकसाया है तो यह बात मुसलमानों के बीच में फैल गई कि अखिलेश मुसलमानों के दोषी हैं, क्योंकि आजम खां से मिलने भी नहीं जाते हैं। आजम खां की सदस्यता चली गई, आजम खां के बेटे की सदस्यता चली गई, मुख्तार अंसारी पे भी कार्रवाई हो रही है, अतीक अहमद पे भी कार्रवाई हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी आकर के रोज पिपीरी बजाता है कि ये सब वोट लेते हैं, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते हैं, बात वो भी सही कहता है। अब अखिलेश यादव को लगा कि अब इनकाउंटर हो गया इसके बेटे का,
अगर अब नहीं बोले तो कहीं ऐसा ना हो कि जो 16-17% वोट है ये गड़बड़ हो जाए, कहीं दूसरी जगह चला जाए। राजनीति इनको किसी से नहीं मतलब है मैम, इनको आम पब्लिक से, आम लोगों से नहीं मतलब है। मैं आपको बताता हूं, जिन माताओं बहनों के मांग के सिंदूर को इन लोगों ने पोछा, जिन माताओं की कोख सूनी किया, जिन बहनों की जिन 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 बहनों के भाई इन लोगों ने छीने, वो इंसान नहीं थे। और दो तरीके से छीना इन लोगों ने, एक तो लोगों को मार करके छीना और इनोसेंट घर के बच्चों को अपराधी बना करके छीना, उसको ग्लैमराइज करके छीना और बच्चों को एक नसीहत पेश की कि तू भी बड़ा माफिया बनेगा तो तुमको भी एमपी एमएलए का टिकट बनेगा, तू भी माननी होगा और तेरे सुरक्षा में भी 50 पुलिसकर्मी चलेंगे, तुमको भी लोग सलाम ठोकेंगे। शर्म नहीं आती जो भी उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं? मैं खुद उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मुझे तो इस बात पे शर्म आती है कि हमारे यहाँ का बच्चा इन अपराधियों की वजह से दूसरे प्रदेश में जाकर के 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 की मजदूरी करता है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री कौन लगाएगा? ये तो किसी से कट्टा सटा के मांगने पहुंच जाते हैं कि मुझको 10% का इसमें कमीशन दो, मेरा यहाँ ठेकेदारी करेगा, मुझको पैसा दो, मुझको फिरौती दो। इंडस्ट्री नहीं लगी, जबकि उत्तर प्रदेश में लैंड है, उत्तर प्रदेश में लेबर है, उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोग हैं, उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी होने के बाद भी क्यों नहीं हुआ, इस पे कभी कोई सवाल नहीं करता है। आज जब इन अपराधियों के हौसले तोड़े जा रहे हैं तो लोग सवाल करते हैं। एक और डिफरेंस लोग नहीं समझते हैं। देखिए, अपराध मैम दो तरीके का होता है। एक होता है असंगठित अपराध, रास्ते चलते आपसे किसी की बहस हो गई, किसी ने आपको मार दिया, 2 थप्पड़ मार दिया, 2 डंडे मार दिए, उसके हाथ में पिस्टल है, गोली मार। एक अपराध होता है कि गिरोह बनाना, गैंग बनाना और पैसे लेकर के अपराध करना। संगठित अपराध जिसको कहते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम को तोड़ना सरकार की जिम्मेदारी है। अनऑर्गेनाइज क्राइम को अगर आपको रोकना है तो आपको डिसिप्लिन अपने घर से पैदा करना चाहिए, बच्चों के अंदर सिखाना पड़ेगा। समाज के रूप में हमारा दायित्व तो सिर्फ पुलिस के ऊपर छोड़ देना और प्रशासन के ऊपर छोड़ देना नहीं है, हमें समाज के रूप में मजबूत होना है। बिल्कुल अविनाश, ये सब बातें तो खैर बहुत कही जाती हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कैसे काबू में किया जाए, लेकिन जिस तरह अतीक अहमद सरीखे या मुख्तार अंसारी सरीखे जो दशकों से अपनी सल्तनत चलाते आ रहे हैं बेखौफ होकर, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। लेकिन मैं अखिलेश यादव से भी ये कहना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव ने उमेश पाल हत्याकांड के वक्त मुंह क्यों नहीं खोला? क्यों इन लोगों ने उस वक्त ये अपील क्यों नहीं की इन लड़कों से जो असद और गुलाम में कि आइए सरेंडर कीजिए, कानून के सामने आइए? तब तो ये मारे मारे यहां वहां जब भाग रहे थे, तो ये क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने दिन तक छिपे रह सकते हैं कहीं पर? अब देखो ना, कम से कम 1.5 महीना हो गए इनको, 5-5 लाख इन पर इनाम घोषित किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें तलाशने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी यूपीएसटीएफ या पुलिस को। तो कहीं ना कहीं किसी ने तो इनको छिपा कर रखा, पनाह दी, और शायद आज इसीलिए दर्द हो रहा है कि ये सामने आ गया और इनका एनकाउंटर हो गया। अब आप सोचिए, आपको एक और रोचक बताता हूं इसमें कहानी। राजू पाल की बीबी है पूजा पाल, ठीक। राजू पाल की हत्या की अतीक ने, ठीक। और जो उमेश पाल था वो उस हत्या का गवाह था। अब पूजा पाल विधायक बनी समाजवादी पार्टी से, समझिएगा इस बात को। जिसकी हत्या में जो गवाह है उसको भी अतीक ने मारा। अखिलेश यादव अपनी पूर्व विधायिका के पति के हत्यारे के ऊपर कार्रवाई हो रही, तो उनको इसमें धार्मिक एंगल दिखाई दे रहा है, मजहब दिखाई दे रहा है। क्यों भैया? और मैं तो कहूंगा कि पूजा पाल का रिएक्शन आना चाहिए इसमें। भाई, आपके पति के हत्यारे का गवाह नहीं होता तो उमेश पाल को मरने की क्या जरूरत थी? मरने की जरूरत नहीं थी उसको। वो तो तभी बेचारा आप देखिए, 2 पुलिसकर्मी हमारे मारे गए। पुलिसकर्मी सिर्फ इंसान ही नहीं होते हैं, पुलिसकर्मी
सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सरकार के असेट्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। एक पुलिसकर्मी बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है हम टैक्स पेयर्स का। वो मारे गए, किसी ने आंसू नहीं बहाया इस प्रदेश में। क्या वो अरे किसी उसके जाति घर के नहीं थे? उनके परिवारों के साथ मिलने के लिए भी जाना चाहिए था ना इन नेताओं को, जो आंसू बहा रहे असद के नहीं लिए। नहीं, चले जाते ओट उन नहीं शहीदों बन रहा के था ना, घर में जाकर हाल चाल पूछ लेते। ओट नहीं बन रहा था ना मैम, वहां पे ओट गड़बड़ हो जा रहा था, क्योंकि वोट बन रहा होता। अब मैं बताता हूं वोट क्यों नहीं बन रहा था। एक ठाकुर था, एक मल्लाह था, तो निषाद पार्टी भाजपा के साथ है, ठाकुर योगी है, तो वहां वोट कहां बनेगा? वो बनेगा वोट तो अतिक के है ना। बिल्कुल। जब बात हो रही तो खुल के ही हो। वोट की राजनीति। इस प्रदेश में क्या स्थिति बना करके इन लोगों ने रखी थी, उन स्थितियों को जब बदल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि भाजपा में भी योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई मुख्यमंत्री होता तो किसी की हैसियत नहीं थी इन पे हाथ रखने की। हमने भी कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की सरकारें इसी प्रदेश में देखी हैं, लंदन से नहीं आए हैं। हिम्मत नहीं थी किसी के हाथ रख दे मैम, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। वो तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री पा गए हैं जिसके कोई रिश्तेदार नहीं है, जो कोई सोर्स नहीं लगा सकता उसके यहां। किसी भाजपा विधायक और मंत्री की भी हिम्मत नहीं है कि योगी बाबा के यहां जाके सोर्स लगा के किसी अपराधी को बचा दे। ना योगी आदित्यनाथ जो गोरखपीठ के किसी महंत की हिम्मत है कि योगी बाबा को फोन कर दे कि बाबा इसको छोड़ दो। और योगी आदित्यनाथ जी ने देखा है, जब मऊ के दंगे में मुख्तार अंसारी AK-47 लेकर के पुलिस के संरक्षण में लगातार गोलियां चला रहा था, तो अकेलौते व्यक्ति थे योगी आदित्यनाथ जो मऊ गए थे उस दंगों में। क्या पूरे प्रदेश में और कोई हिंदू नहीं था, कि कोई भाजपाई नहीं था, कि कोई अन्य नहीं था? सब थे, लेकिन कोई नहीं गया। और मैं आपको बता देता हूं एक बात और जानना जरूरी है। जातिगत बात अगर करते हैं ना, जिस मुख्तार अंसारी को टिकट दे दे करके मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने पोषित किया, आप मऊ दंगों का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा। सुबह सुबह ही जिस बिरादरी के नाम पर ये उत्तर प्रदेश में तांडव करते हैं, 11 यादव दूध लेकर के बल्टे से पहुंचाने जा रहे थे, उन्हीं की हत्या हुई थी। उसके बाद दंगे हुए थे सुबह सुबह ही। अखिलेश यादव कभी बात करते हैं? नहीं। वहां पे क्या उनको तो लगता है वो तो विरासत है ना, यादव तो खुद है, वो तो उनको लगता है वो तो साथ ही रहेगा हमारे वोट, लेकिन जिस वोट बैंक को पटाना है उसको तो शायद मैं जाति की बात नहीं करता कभी, मेरा नेचर नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि इनसे पूछा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कि ठेकेदारी लेकर के बैठे हो, तुमको शर्म नहीं आती इस बात पे? तुमको तो खुश होना चाहिए, चलो जितना अपराध मुक्त रहेगा उतना ठीक रहेगा यार, अच्छा हो रहा है, चलो हम नहीं कर पाए, कोई तो कर रहा है। लेकिन अविनाश जी फिर राजनीति कैसे चलेगी? यहाँ तो राजनीति चलती इसी से है। इसको शायद आप देखो ना, मायावती भी इसमें अब बोलने लगी हैं, इतने दिन तक खामोश थी, लेकिन अब उनका भी कहना है कि इस एनकाउंटर की जांच पड़ताल होनी चाहिए। कैसे ये एनकाउंटर हो गया? देखिए मैं आपको बता दूं, ये लोग जब विकास दुबे का उठाए थे ना, तो इनको लगा कि 12-13% ब्राह्मण तोड़ लेंगे हम योगी के नाम पे, और 10-12% यादव हो जाएंगे, 17-18% ये हो जाएंगे, थोड़ा इधर उधर अन्य जातियों को टिकट टुकट दे करके मैं कॉम्बिनेशन बना। मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, मैं तो जानता हूं इनका एक कॉम्बिनेशन था बन जाएगा। तो इनके एक विधायक थे ब्राह्मण, वो भगवान परशुराम का फरसा लगाने लगे, तो तब तक वो फरसा आनन फानन में लगा तो वो गिर गया। तब तक क्या क्या होने लगा उत्तर प्रदेश में। मुझसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब, अविनाश जी जगह जगह मंदिर बनवा दी थे परशुराम की, याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो थी वो। तो हमसे किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? हम कहे कुछ नहीं हो रहा है। जानते हैं, आदित्यनाथ हटा दीजिए, अजय सिंह बिष्ट भी हटा दीजिए, उस व्यक्ति के नाम में योगी लगा हुआ है। योगी टाइटल नहीं है। नाथ पंथ के लोग हठ योग के द्वारा योगी की उपाधि धारण करते हैं, और जो लोग हठ योग में पास नहीं होते वो नाथ पंथ में जोगी कहलाते हैं, सारंगी बजाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। और हठ योगी के सामने इन लोगों की बात नहीं चलने वाली है, चाहे जितना एक कर ले। एक पैदाइशी वही है। एक को आप शैम्पू लगा करके
उसको उसको फाउंडेशन लगा करके कह रहे हो नहीं तू बन जा, तू बन जा, तू ये नहीं है, तू ये बन जा, कैसे बनेगा? तो वो एक्सेप्ट जब नहीं हुआ, इनकी स्थिति जब खराब हुई, अब इनको लग रहा है कि सब तो वोट चले गए, लगता है मुसलमान भी चले जाएंगे, जो कुछ विधायक उधायक बन रहे हैं ये भी नहीं बनने हैं। अब तो स्थिति बड़ी गंभीर है, तो बोलेंगे। मायावती बोल रही है, मायावती का भी कोई अस्तित्व बचा नहीं है पॉलिटिकल, उस तरह तो वो हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं, तो पॉलिटिकल अस्तित्व तो नहीं बचा हुआ है। तो एक ऐसा वोट दोनों को दिखाई दे रहा है, एक को लग रहा है मेरा गड़बड़ हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव मायावती के वोट बैंक में कांसीराम की मूर्ति लगा करके सेध लगाना चाहते हैं, और मायावती इस फ्रीक्वेंसी को सेट करना चाहती है उत्तर प्रदेश में कि मुसलमानों के साथ जाति पे अखिलेश यादव बोल नहीं रहे हैं। किसी दिन ना मायावती आजम खां के मुद्दे पे भी बोलती हुई नजर आ सकती है। तो ये अच्छा ऐसे वोट मिलेगा, मुझको लगता है कि ये अब असेसमेंट ये लोग कर ही नहीं पा रहे हैं राजनीति का, ऐसे नहीं मिलेगा वोट। लेकिन ये देखो ना कि जहां पर उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव दोनों मुस्लिम वोट बैंक की तरफ जा रहे हैं, बीच में ओवैसी भी तो कूद गए। ओवैसी ने भी तो सवाल उठा दिए, उन्होंने तो उल्टा सवाल अखिलेश पे भी दाग दिया कि मान तो कुछ बोल ही नहीं रहे। देखिए ओवैसी का क्या है, ओवैसी इस देश में मुसलमानों का रॉबिन हुड बनना चाहता है। मुसलमान उसको प्यार तो बहुत करते हैं, उसको वोट नहीं देते हैं, है ना। जब तक कि मुसलमानों को ये ना लग जाए कि ये जीत जाएगा, उसको मुसलमानों को जिस दिन लग गया कि ओवैसी का कैंडिडेट जीत जाएगा तो वो किसी को वोट नहीं देने वाले, वो ओवैसी को वोट दे देंगे। इससे डरी हुई पार्टियां बताती हैं कि भाजपा की बी टीम। क्यों भैया भाजपा की बी टीम है वो, किस हिसाब से, किस एंगल से? कहीं से दिखाई देता है उसके भाषण से, उसके पूरे क्रियाकलाप से दिखाई देता है। नहीं वो ये नहीं, अच्छा ओवैसी मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है, वो मुसलमान है, भाजपा की बी टीम है, तो अखिलेश भी तो मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या भाजपा की बी टीम है अखिलेश यादव? लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि जब जब ओवैसी बोलता है तो ओवैसी तो अखिलेश यादव को भी नहीं छोड़ता है, मायावती को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि इन दोनों के वोट बैंक में तो सेंध लगा रहा है ना, वो भी अपनी जगह वही बनाने की कोशिश कर रहा है उत्तर प्रदेश में। वो एकदम अपनी वो अपने स्टैंड पे क्लियर है ना मैम, उसका वो मुसलमानों के लिए बात करता है, उसकी पार्टी का नाम ही AIMIM है, उसके पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, वो बात भी करता है मुसलमानों की, वो गलत क्या करता है? मुझे वो वैसी में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती, उसको बात करना चाहिए। अगर मुसलमानों का नेता वो अपने आप को कहता है तो खुल के बोलता है। अखिलेश यादव बताए कि वो किसके नेता हैं, वो कह दे कि हम हिंदुओं के नेता नहीं है, मुसलमानों के नेता हैं, खुल के। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि मेरे तो गांव में देखिए हनुमान जी का मंदिर भी है, मैं तो हनुमान चालीसा का हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं? दोनों तरफ चलते हैं ना, उनको तो हिंदुओं को भी थोड़ा बना के रखना और मुस्लिम को तो मुट्ठी में रखना ही। अच्छा हमारे गांव के एक सुमेर गुप्ता हैं, वो रोजा रखते हैं, उनके पुत्र नहीं हो रहा था तो किसी ने कहा कि रोजा रख लो तो पुत्र हो जाएगा, तो रोजा रखे तो उनको पुत्र हो गया, तो आज भी रोजा रखते हैं, 80 साल उनकी उम्र है, क्या करें उनका? ये कह दें कि सब हिंदू रोजा रखते हैं, ये सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स क्यों करते हो? सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स करोगे तो एक भभूत वाला बाबा, एक बुलडोजर वाला बाबा, उनसे नहीं निपट पाओगे। पॉजिटिव राजनीति करो, अगर जो गलत को गलत और सही को सही करना से, क्योंकि देखिए मैम वोटर क्लियर है कि मुख्तार क्या है, अतीक क्या है, पॉलिटिशियन कंफ्यूज हो सकता है, वोटर को एकदम क्लियर है, उसको कोई वो नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकारों को मैंने देखा है अतीक के साथ बैठ करके लंच करते हुए, वीडियो क्लिप्स पड़ी हुई है, आप बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी इनकाउंटर पे सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक राज्यसभा सांसद हैं, वो तो कविता लिखते हैं, ऐसा महिमा मंडन करते हैं कि उतना बढ़िया महिमा मंडन तो कभी आज तक किसी अपराधी का किया ही नहीं होगा किसी ने। इमरान प्रतापगढ़ी, हाँ इमरान प्रतापगढ़ी। और मैं बड़े बड़े मीडिया वालों को जानता हूं जो अतीक के घर जाते थे और खाना खाते थे चुनाव के समय में, और उसको मसीहा बताते थे। देखिए आपकी गर्दन काट के
आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा करके मैं 2 लाख मंदिर में दान कर दूं तो मेरा अपराध कम हो गया। रॉबिनहुड ऐसे ही बनने की कोशिश करते हैं ना ये लोग। मतलब मेरा अपराध कम हो गया तो उससे। औरंगजेब के लिए भी तो यही बोलते हैं अविनाश जी कि जो युद्ध के दौरान कहीं ना कहीं मंदिर टूट गए तो बाद में वो पैसे देता था, जीर्णोद्धार करता था। मतलब एक तरफ वो हमें लूट रहा था और फिर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा देकर ये सब करने की कोशिश करता था। यही दलील तो देते हैं ये लोग। ऐसा कुछ नहीं करता था। पूरी गंगा जमुना जहां बहती हैं वहां एक भी 1000 साल पुराना मंदिर नहीं है इस देश में, सिंगल। क्या बात करेंगे लोग। और इसको गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं, गंगा मेरी जमुना मेरी। तहजीब कहां से आ गई भाई। अगर उर्दू की बात करते हो तो उर्दू न गंगा के किनारे पैदा हुई न जमुना के किनारे पैदा हुई। उर्दू अगर पैदा हुई तो सरयू के किनारे, गोमती के किनारे पैदा हुई। आओ बहस करो ना थोड़ा, देखें कैसे गंगा जमुना है। लखनऊ में ना उर्दू पैदा हुई। तहजीब जान नामक सब तो लखनऊ की इजाद है ना। तो लखनऊ में तो ना गंगा बहती न जमुना बहती। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सरयू बहती हैं, लखनऊ में गोमती बहती हैं। तो गोमती और सरयू तहजीब क्यों नहीं कहते हो। अविनाश जी ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि अब जब ये एक तरह से रायता फैला दिया है इन लोगों ने, मजहब का रंग इस पूरे मामले में डाल दिया है, तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यूएसपी रहा है योगी बाबा का, योगी आदित्यनाथ का, इसी के दम पर वो दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार में आए। तो आपको क्या लग ठीक रहा है बात है। उसी चीज को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि जिस तरह से सरेआम प्रयागराज में गोलियां चलाई गई अतीक अहमद के गुर्गों की तरफ से, तब भी ये सवाल उठा था कि कहीं ना कहीं ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जो बात अखिलेश यादव कह रहे थे विधानसभा में, उसी को साबित करने की कि देखिए राज्य में क्या क्या हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। यही साबित करने की कोशिश शायद इसके जरिए अखिलेश यादव कर रहे थे। यही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मुसलमानों के बीच में एक मैसेज चला गया है कि अखिलेश यादव की नाकामी की वजह से मारे जा रहे हैं। बात आप समझ रही हैं। ये सहारनपुर में भी मैसेज गया है, रामपुर में भी मैसेज गया है, आजमगढ़ में भी मैसेज गया है, मऊ में भी, गाजीपुर में भी और प्रयागराज में भी। ये उसको मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अपराधी के साथ आप खड़े होकर के मेकअप कैसे करेंगे उसको। जैसे एक होता है ना कि इसको ढको, ढक दो। कैसे ढकोगे आप। किसको नहीं पता है कि अतीक अपराधी है। प्रयागराज में क्या है सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कोई भी आम आदमी, मतलब जिसको वोट नहीं किसी से लेना हो, कोई भी आम आदमी, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कहीं का भी हो, उसको देखने के बाद उसको क्या समझ में आया होगा। आप देखिएगा जो उनके सुरक्षा गार्ड थे उमेश पाल के, वो सामने आ गया बेचारा, अपने छाती पे गोली खाया है। और असद जो मारा गया इसका बेटा 5 लाख का इनामी प्लस गुलाम 5 लाख का इनामी। पुलिस महीनों से कह रही है कि सरेंडर कर दो, सरेंडर करो, कोर्ट में जाओ, जेल में जाओ, केस करो। लेकिन जब पुलिस इनको पकड़ने गई तो ये विदेशी हथियारों से फायरिंग कर रहे हैं। सोचिए एक व्यक्ति को 3 लाइसेंस अलाउ होता है, लेकिन बताया गया अतीक का बेटा नेशनल शूटर है, नेशनल शूटर है, नेशनल शूटर है, वो शूटिंग करता है, तो उसको 6 लाइसेंसी हथियार अलाउ किए गए और वो ट्रेवल करता था फ्लाइट्स में लेकर के। आप नेक्सस समझिएगा कितना जबरदस्त है इनका। किसी ने बोला कभी क्या उस पर कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। और आज मायावती और अखिलेश बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, उमेश पाल, राजू पाल, अतीक अहमद, इनका परिवार और जो भी वहां पे पॉलिटिकल घराने हैं, ये सबके सब इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। आसमान से राजू पाल नहीं आए हैं। बसपा का ही विधायक था वो। हाँ, बसपा का विधायक था राजू पाल जिसको मारा था। उसकी बीवी सपा से विधायक है। क्या बात करेंगे ये लोग। रही है पूजा पाल। अविनाश जी शाइस्ता भी तो बीएसपी में थी ना, अभी तो जाके मायावती ने कहा कि हाँ, वो पार्टी में नहीं रही।
मेयर वेयर का कुछ हाँ चुनाव लड़ रही थी, क्या कर रही थी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो अब देखिए, जानकारी आधी अधूरी है लोगों के पास। राजू पाल हो, पूजा पाल हो, उमेश पाल हो, अतीक हो, ये जितने जितने लोग रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के संबंध आपस में एक दूसरे पार्टियों से रहे हैं। इधर कुछ हुआ तो उधर चले जाओ, उधर कुछ हुआ तो इधर चले जाओ। तो ये कोई दोनों ऐसा तरफ नहीं है कि पैसा भाजपा जमता का है। कार्यकर्ता था, भाजपा का नेता था इसलिए बदला ले रहे हैं, और उमेश पाल कोई ठाकुर था इसलिए मुसलमानों को मार के बदला ले रहे हैं। ये सब ऐसा कोई कहानी किस्सा नहीं है। आप आरोप लगाइए, लेकिन उन आरोपों में दम भी होना चाहिए, उन आरोपों में कुछ 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 पोटेंशियल भी होना चाहिए। है जबरदस्ती लगा रहे हैं। इलाहाबाद के तो लोग तो खुश हैं, आज सारे वकील पत्थर फेंक रहे, वो पानी की बोतल फेंक रहे थे और जूता फेंक रहे थे हाँ, अतीक अहमद और अतीक के भाई पे। ऊपर। अच्छा, वो कौन शुभ चिंतक था अतीक का जो जाकर के अतीक को बताया कि तुम्हारे बेटे का एनकाउंटर हो गया? और क्यों बताया? फिर आया मीडिया में खबर बेहोश हो गया अतीक। अरे वहां जान ले लिया इन लोगों ने, सैकड़ों लोगों की। यार तुम बेहोशी की बात करते हो। इलाहाबाद में बम बनाने का वो सिस्टम था मैडम, कि आज भी इलाहाबाद में 100 से अधिक बम बनाते हुए जो हाथ उड़ गए हैं वो घूमते हैं आज भी। लूला टूटा बोलते हैं लोग वहां पे उसको। और सबको पता है कि इन्हीं गैंगबाजों के लिए बम बनाते थे। उसको मिटा देंगे आप? तो रिकॉर्डेड है ना, कितनी कितनी चीजें आप मिटाएंगे। और अपराधियों से आपको इतना प्रेम क्यों है? आपको इसलिए प्रेम है कि आपकी सत्ता ही इन्हीं अपराधियों के दम पे चलती थी। और इन अपराधियों को जब बुलडोज किया गया, जब इन अपराधियों को मिटाया गया, तो आपकी सत्ता की चूल्हें हिल गई और आप दोबारा से सत्ता में नहीं आ पा रहे हो। तो आपको भाई भतीजा और भाईचारा दिखाई दे रहा है। एक भाईचारा बन रहा है, आपको भाईचारा दिखाई दे रहा है। हाँ, यही तो अखिलेश ने लिखा है कि भाईचारा देखिए कैसे जा रहा है, भाईचारे पर हमला है, किस तरह से ये मजहब के नाम पर किया जा रहा है एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर, ये सब तो। लेकिन एक चीज और है, अब जिस तरह से हम चुनाव में देखते हैं, खासतौर पर मतलब उत्तर प्रदेश में तो जाति समीकरण बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आप डाटा एनालिस्ट हैं, आप तो जमीन पर जाकर ये सब करते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं का, मान लीजिए कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने अगले महीने, तो क्या लगता है आपको इस तरह की घटनाओं का इम्पैक्ट वहां पड़ता है, क्योंकि वहां पर भी मुस्लिम बहुल इलाके बहुत ज्यादा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी आम आदमी जो सुकून से जीना चाहता है, जो जो शांति से इस धरती पे जीना चाहता है, अच्छे से व्यापार करना चाहता है, अच्छे से नौकरी करना चाहता है, वह कभी भी अपराध को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक। लेकिन ये जो नेता हैं, ये दिमाग में डालते हैं, आम आदमी को क्या पता कि कौन कितने बिरादरी का मरा, कौन कितने जाति का मरा, कितने पुलिस वाले शहीद हुए, कितने पुलिस वाले घायल हैं, उसको तो पता नहीं है। वो इतना ही समझदार होता तो इस तरीके की स्थिति नहीं, उसके दिमाग में आता हाँ हाँ हाँ, देखो देखो, जब वोट मांगने जाएंगे ना तो कहा देखो अखिलेश भैया ने बोला था। तो क्या करे भैया, सरकार है नहीं अपनी, आप जानते हो योगी बाबा किसी की सुनता है नहीं, ठीक है ना, वो केवल ठाकुरों को सुनता है, ठाकुरों की सरकार है। तो अब समझ लो कि अखिलेश भैया बोले तो थे ना भैया, देखिए ना भैया, आप संगठित रखे, बहुत जरूरी है भैया, हम लोग सब लोग मिल करके रहें, तभी तभी इनको हटाना पड़ेगा, ये फलाने शक्तियों को, फलाने ताकतों को, सामाजिक ये सब। देखिए इस तरह प्रचार होता है मैम, घरों में बैठ करके इस तरह कहा जाता है, माइक पे भाषण नहीं। जब 1-to-1 प्रचार होता है, जब किसी बंद कमरे में 10-20 गणमान्य लोग बैठते हैं, तब इस तरह प्रचार किया जाता है। उसके लिए ये सब ग्राउंड बनाया जाता है, और कोई लेना देना नहीं है इसका, कोई इसका इंपैक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं होने वाला। एक कितनी भी कोशिश कर लें, प्रदेश की जनता खुश है। अब नाम कोई लेकर के ये नहीं कहता कि मैं मुख्तार का आदमी हूं, मैं अतीक का आदमी हूं, मैं फलाने का आदमी हूं, ढिकाने सिंह का आदमी हूं, कोई नहीं कहता। कहता भैया किसी से गलती से मत कहना मैं फलाने का आदमी हूं, कहीं टपक जाऊं मैं। और मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में 10,472 इनकाउंटर हुए। इनकाउंटर का मतलब मारे नहीं गए, इनकाउंटर ऑपरेशन हुए।
जिसमें से भी मारे गए सिर्फ 200 के आसपास, लेकिन 4,500 अपराधी घायल हुए। कितने? 4,500। जब 4,200 लोगों को, जब 4,500 प्लस 200, जब 4,700 लोगों को गोली लगेगी पुलिस की, तो उसमें से 200 मरेंगे। रिकॉर्ड पे ही बात कर लेते हैं। और उसी दौरान 650 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसमें से 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। कोई बात क्यों नहीं करता इस पर? और मैं आपको बता दूं, 28,500 अपराधी जिन्होंने 2 या 2 से अधिक अपराध किया है, जेलों में हैं। और उसमें से भी एक डेटा आपको बता दूं, 2,450 ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने हाथ जोड़ के कहा था, बाबा गोली मत मारना, मैं सरेंडर कर रहा हूं बाबा। कितने वायरल हुई थी वो सारे वीडियो। मतलब देखिए, सरकार चलती है सिर्फ 2 व्यवस्थाओं से। एक व्यवस्था होती है कि सरकार का जो कानून है, सरकार योजनाएं चलाती हैं, वेलफेयर में काम करती है, ये। दूसरी होती है सरकार चलती है हनक से, और हनक कानून के हिसाब से। आपको पता है ना, बुलडोजर चलता है, सब बताते हैं ना, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, किसी कोर्ट में हिम्मत हुई कि बुलडोजर रोक दे योगी आदित्यनाथ का? जानते हो क्यों? नियम से चलाते हैं बुलडोजर, बिना नियम के नहीं चलाते। हाँ, जिसके घरों के बारे में अवैध निर्माण के या अवैध कब्जे की बातें, वहां ही चले हैं उनके बुलडोजर, तो नियम के हिसाब से ही चले हैं। और जब मैंने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर जो डीजी है उनकी बात डीजीपी जो है उनसे बात किया, तो उन्होंने भी ये कहा था कि नियम से चलते हैं। जब वो मामला उनके पास आ गया नगर पालिका के सामने, तो उसको बुलडोजर से उड़ा देते, इसमें कि सरकार ने क्या करना है। लेकिन इतना तो है अविनाश जी की कम से कम ये जो भी एनकाउंटर हुआ है जिसमें घायल हुए अतीक के बेटे और फिर गुलाम जो शूटर था, और फिर उसके बाद उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई या ले जाते हुए मृत्यु हो गई, तो कम से कम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो उस जमात में अब चला ही गया है। जो यंगस्टर जो ग्लैमराइज देखते हैं ना माफिया को कि हम भी कल को माननीय बन जाएंगे, कम से कम उनको तो एक सख्त मैसेज चला ही गया इस तरह की कार्रवाई से। अब तो कम से कम युवा जो है उत्तर प्रदेश में, वो एक बार हथियार उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे तो सही। कम से कम ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी योगी सरकार की कही जा सकती है। संक्षेप में जानना चाहूंगे आपसे। एक मैं छोटी सी बात बताता हूं। अभी 3 दिन पहले बलिया में छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाला एक ग्रेजुएशन के बच्चे की हत्या हो जाती है, बैट से पीट करके। उसी के साथ ही हत्या कर देते हैं कि तुझको चुनाव नहीं लड़ना है कॉलेज की पॉलिटिक्स में। 12 घंटे के अंदर ना उन 8 लोगों को पुलिस उठा लाई है और बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। छात्र का नाम जानती हैं क्या है? यादव है। मारने वालों में भी आधे यादव है। देखिए क्या है ना, लेकिन ये खबर नहीं बनेगी ना, क्योंकि वहां तक तो मीडिया पहुंचेगी नहीं। मीडिया को तो अतीक के पीछे पीछे साबरमती जेल जाना है, पर नैनी जेल से, और फिर उसके पीछे पीछे आना है। नहीं, वो भी है। और दूसरा ये कि अगर ये छात्र दूसरे मजहब से होता, हाँ, तब तो और एंगल बन जाता, तो एक एंगल मीडिया चैनल तो से दे देना। ऐसा नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, एक हमारे यहाँ आजमगढ़ में अपराधी था, कुंटू सिंह नाम था उसका, बड़ा अपराधी। योगी बाबा के आते ही उसने, जैसे एनकाउंटर शुरू हुआ, उसने जेल में सरेंडर कर दिया। कुंटू सिंह मतलब ठाकुर जाति का। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों में उसका नाम था। आजमगढ़ में कोई ठेका मान चले, मिट्टी का कोई रोड बन रहा है, कोई पुलिया बन रही है, कोई पुल बन रहा है, कुंटू सिंह के लोग जाते थे, और वो ठेकेदार तभी काम कर पाता था जब उसमें उनका हिस्सेदारी रहती थी। हिस्सेदारी भी कैसे लेते थे? मतलब कुंटू सिंह को तो तुम्हारे प्रॉफिट में से चाहिए 5%। 1 करोड़ का काम कर रहे हो तो 5 लाख पहुंचा दो, ये कुंटू सिंह का हिस्सा हो गया। अब कुंटू सिंह के लोग कैसे पलेंगे? तो मिट्टी का काम कर रहे हो ना, तो मिट्टी तुम खरीदोगे, ट्रैक्टर हमारा लगेगा, समझिएगा, या ट्रक हमारा लगेगा। देखिए, अपराध को लोग बहुत बारीकी से नहीं देखते कि होता कैसे। अच्छा, आप जब जाएंगे वहां तो आपको कोई इलीगल लगेगा? ठीक है भैया, आपके पास ट्रैक्टर है, आपके पास मिट्टी है, आपके पास काम है, वो मिट्टी गिरा रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर ये काम नहीं हुआ था, उससे धमका करके लिया गया था। अगर वो 15 रुपए घन वर्ग मीटर की मिट्टी वो लेकर के ट्राली से अगर गिरा रहा है, तो उससे कहा गया कि ये वाली जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी भी हम गिराएंगे और 15 रुपए में ही गिराएंगे। तो ठेकेदार को क्या बचा उसमें से? अच्छा जी, कोई बात नहीं। ये आतंक था उस व्यक्ति का।
और सरकार किसी की हो, सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के पहले 2 महीने में भी यही स्थिति थी। उसका आरटीआई कॉलेज था, उसका उसका डिग्री कॉलेज था, उसकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज थी, बड़ा बड़ा उसका घर था। एक केस में योगी बाबा पाए और आज के डेट में उनका आईटीआई कॉलेज गायब है, उनका डिग्री कॉलेज गायब है, वो जेल में है, उनके गुर्गे फरार हैं, 7 का एनकाउंटर हो चुका है। उनकी जो 14-15 एकड़ जमीनें थी उनके बीबी के नाम पे सब जब्त कर ली गई। जबकि उसी अपराधी ने एक पूर्व विधायक समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का, जिसका नाम सीपू सिंह है, उसकी हत्याकांड में शामिल था। यही है ना अविनाश जी, यही तो दिक्कत है कि राजनीतिक संरक्षण इन अपराधियों को मिला हुआ था और इसीलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी या साल दर साल या हर सरकार में बीएसपी की हो या समाजवादी पार्टी की हो पलते चले आ रहे थे। लेकिन अब वो वक्त आ गया जब इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर अगर ये खराब करेंगे तो यही हश्र होगा जो आज असद का हुआ है। अगर ये समय रहते ये अपने साथियों के साथ सरेंडर कर देता तो शायद इसकी जान बच जाती, लेकिन जब पुलिस इसको पकड़ने पहुंची तो फिर इसने हथियार उठा लिया, तो फिर ये होना ही था। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपने जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, बताया कि किस तरह से पनपा है माफिया और अब कैसे थर थर कांपता है योगी बाबा के नाम पर, इस बारे में जो जानकारी विस्तार से दी अविनाश जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और मैं चलते चलते अपने दर्शकों से, अपने व्यूअर से गुजारिश करूंगी कि अविनाश जी का भी अपना चैनल है की फैक्ट, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर जो वीडियोस अविनाश अपलोड करते हैं उनको भी जरूर देखिए। अविनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, प्रणाम।